नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम उत्तर प्रदेश के जीके पर या उत्तर प्रदेश के इतिहास पर अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि किस तरह से पुष्यमित्र शुंग यानी मौर्योत्तर काल के बारे में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की और हत्या करने के बाद मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। और हमने ये जाना था कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो इतने अच्छे सिद्ध नहीं हुए, जिसके कारण के मगध पर या यूं कह दीजिए भारत में जो है विदेशी आक्रमण होने शुरू हो गए। और उन विदेशी आक्रमणों में हमने जाना सबसे पहले हिंद यवनों ने आक्रमण किया, उसके बाद शकों ने आक्रमण किया, उसके बाद पल्लवों ने, और पल्लवों के बाद कुषाणों ने यहाँ पर आक्रमण किया। तो हमने शकों के बारे में भी जान लिया था थोड़ा सा, और हमने अंतिम बात जो की थी वो ये की थी मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख की बात की थी। और ये बात थोड़ी सी बता दी थी, थोड़ी सी रह गई, तो यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं आज के वीडियो की। फटाफट अपना कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ चीजों को साझा करना शुरू कर दीजिए। मथुरा शीर्ष सिंह अभिलेख। मथुरा शीर्ष सिंह अभिलेख। यदि हम इसकी बात करें तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कहां पर था, मथुरा में था। मथुरा में था शीर्ष सिंह अभिलेख। और इससे हमें ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा में जो पहला शक शासक हुआ था उसका नाम था राजबुल। तो मथुरा में पहला शक शासक और उसका नाम क्या था, राजबुल। राजबुल था। ये बात हमने जान ली थी। और इसके साथ ही हमने एक बात जानी थी मोहिनी दान पत्र अभिलेख की, और इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा लिख लिया था, तो चीज रह गई थी थोड़ी सी बताने से, इसलिए मैं इसको लिख लेता हूं। इसके दूसरे अभिलेख का नाम था मोहिनी दान पत्र लेख। मोहिनी दान पत्र लेख। अगर हम बात करें मोहिनी दान पत्र लेख की, तो यह भी मथुरा में था। और इस मोहिनी दान पत्र लेख से यह पता चलता है कि शक राजाओं में एक राजा हुआ था जिसका नाम था सोडस। और सोडस की यदि हम बात करें तो इसकी उपाधि थी महाछत्रप। और लगभग जितने भी शक शासक हुए हैं इन्होंने महाछत्रप की उपाधि को अपनाया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मथुरा का जो शासक था शक राजा, उसका नाम था सोडस। तो मथुरा का शक राजा और उसका नाम था सोडस। सोडस की यदि हम बात करें उपाधि की, तो इसकी उपाधि थी महाछत्रप। महाछत्रप। और ये महाछत्रप जो उपाधि धारण करते थे, ये शक राजा इस उपाधि को धारण करते थे। तो हम यहाँ से इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि मथुरा शीर्ष स्तंभ लेख जो है ये कहाँ से मिला है, ये मथुरा से मिला है। और इस मथुरा शीर्ष सिंह अभिलेख से यह पता चलता है कि मथुरा का जो पहला शासक था उसका नाम था राजबुल। फिर दूसरे अभिलेख की यदि हम बात करें तो मोहिनी दान पत्र लेख है। इसका जो उल्लेख मिला है हमें वो मथुरा से मिला है। और इसमें यानी मथुरा का जो शक राजा था उसका नाम सोडस था और इसकी उपाधि जो थी वो महाछत्रप थी। और यदि हम बात करें यहाँ से तो प्रश्न ये भी मिलता है कि मथुरा से शक शासकों के सिक्के प्राप्त हुए। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए शक शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं या किस स्थान से, तो मथुरा से। हम लिख सकते हैं कि मथुरा से शकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुषाणों की। जैसे कि आपने जाना हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि पुष्यमित्र शुंग के बाद पहले हिंद यवनों ने आक्रमण करा, और हिंद यवनों के बाद शकों ने आक्रमण करा, और शकों के बाद पल्लवों के बाद आक्रमण जो करा था वो
कुषाणों ने करा था। तो पल्लवों का उत्तर प्रदेश में कोई विशेष स्थान देखने के लिए नहीं मिलता है। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे कुषाण की। कुषाण में भी सबसे पहले हम कुषाण वंश के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हेडिंग के रूप में कुषाण वंश, कुषाण वंश। पहला प्रश्न कुषाण वंश से संबंधित ये आ जाता है कि कुषाण थे कौन। कई इतिहासकारों ने ऐसा बताया कि कुषाण जो थे चीन की एक जनजाति थी जिसका नाम था यूची। यूची जनजाति के 5 कबीले थे और उन 5 कबीलों में से एक प्रमुख कबीला था जो भारत की ओर बढ़ा और उसी कबीले को क्या कहा गया, कुषाण कहा गया। तो हम इस बात को लिख लेते हैं पहले कि यूची जनजाति के 5 कबीले थे। यूची जनजाति के 5 कबीले थे और इन्हीं में से एक कबीला था जिसको स्वांग कहा जाता था और यही स्वांग भारत जब आए तो भारत में क्या कहलाए, कुषाण कहलाए। पहला प्रश्न यही बन जाता है कि कुषाण कहाँ के निवासी थे। तो मध्य एशिया या चीन के निवासी थे और इनके 5 कबीले थे, यानी 5 कबीले जो थे विभिन्न विभिन्न जनजातियों में बटे हुए थे और उन्हीं में से एक जाति थी स्वांग। और ये स्वांग जनजाति जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत में ये अपनों को कुषाण कहलाया, या इतिहासकारों ने इन्हों को क्या बताया है, कुषाण बताया। अब कुषाणों की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से प्रश्न देखने के लिए हमें यह मिलता है कि प्रथम कुषाण शासक जो था वो कौन था। प्रथम कुषाण शासक, उसका नाम मिलता कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस। और इसी के बारे में ये बताया जाता है कि ये कुषाण वंश का संस्थापक था। तो आपसे यहां से प्रश्न पूछेगा कुषाण वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो कुजुल कड़फिसस था। कुजुल कड़फिसस की यदि हम बात करें तो इसके बाद भी भारत में एक शासक हुआ और वो जो शासक हुआ था वो इसका पुत्र था और उसकी यदि हम बात करें तो विशेष भूमिका ये मिलती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, तो कुजुल कड़फिसेस जो था वो कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि कुषाण वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो सत्ता मिलती है, या कह सकते हैं इसका जो साम्राज्य था वो काबुल तक सीमित था। और काबुल यदि हम बात करें तो उस समय भारत के अंतर्गत ही आता था। तो इसकी सत्ता या शासन या क्षेत्र कहें तो हम काबुल तक सीमित था, काबुल तक सीमित था। इसके बाद इसका पुत्र हुआ बिम कड़फिसेस। इसका पुत्र था बिम कड़फिसेस। और बिम कड़फिसेस की यदि हम बात करें तो काबुल तक तो इसके पिता ने सत्ता संभाल ली थी। ये जो है भारत में मथुरा तक आ गया था। तो इसका जो साम्राज्य था वो मथुरा में स्थापित था। तो हम कह सकते हैं कि बिम कड़फिसेस जो पुत्र था वो कुजुल कड़फिसेस का था और इसका जो साम्राज्य का विस्तार हुआ वो मथुरा तक हुआ। इसके साम्राज्य का विस्तार मथुरा तक था, मथुरा तक हुआ। आगे हम बात करते हैं कि मथुरा के बाद, मथुरा से हमें ऐसा पता चलता है कि जो बिम कड़फिसेस था इसके सिक्कों का होना यहां से पाया गया। यानी जो कुजुल कड़फिसेस था इसका पुत्र बिम कड़फिसेस था, इसके सिक्के हमें मथुरा से और कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बिम के सिक्के मथुरा कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं। बिम कड़फिसेस के सिक्के मथुरा व कौशाम्बी
मथुरा व कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है, सिक्कों को लेकर के पूछेगा। और यदि हम बात करें यहाँ से, तो मथुरा से और कौशाम्बी से बिम कट विशेष के सिक्के प्राप्त हुए और इन सिक्कों पर नंदी की मूर्ति, त्रिशूल की मूर्ति, या हम कह सकते हैं शिव की मूर्ति या उनकी आकृति अंकित थी। तो इसके सिक्कों पर किसके सिक्कों पर? बिम कट विशेष के सिक्कों पर। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी व त्रिशूल, शिव, नंदी व त्रिशूल की आकृति अंकित थी या कह सकते हैं बने हुए थे। आगे हम बात करते हैं, जो बिम कट विशेष हुआ है इसकी एक उपाधि थी, और उस उपाधि की यदि हम बात करें तो महेश्वर नाम जाना जाता है। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि महेश्वर उपाधि किसकी थी? तो बिम कट विशेष की उपाधि थी। यहां पर हम लिख रहे हैं बिम कट विशेष की उपाधि क्या थी इसकी? महेश्वर, यानी महेश्वर इसकी उपाधि थी। आगे प्रश्न बनेगा कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो यहां से बहुत अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी या शक्तिशाली राजा था उसका नाम था कनिष्क। और कनिष्क के साम्राज्य की यदि हम बात करें तो गांधार से लेकर के काबुल, गांधार से लेकर के उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक इसका साम्राज्य था। तो हम लिख रहे हैं कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। अब इस कनिष्क की यदि हम बात करें तो कनिष्क का साम्राज्य जो था वो गांधार से वाराणसी तक था। साम्राज्य गांधार से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक जो शासन था वो कनिष्क का शासन था, या कह सकते हैं कनिष्क का साम्राज्य गांधार से लेकर के वाराणसी तक था। और वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि वह कौन सा शासक था कुषाण वंश का जिसका साम्राज्य गांधार से लेकर के वाराणसी तक था? तो वो कनिष्क। फिर यदि हम कनिष्क की बात करें तो इसने अपनी 2 राजधानी बनाई थी। पहली राजधानी इसने बनाया था पुरुषपुर को, और पुरुषपुर पड़ता है वर्तमान पेशावर यानी पाकिस्तान में। और दूसरी राजधानी जो बनाया था इसने वो उत्तर प्रदेश के मथुरा को बनाया था। तो हम लिख रहे हैं कनिष्क की पहली राजधानी, और वो पहली राजधानी थी पुरुषपुर, और पुरुषपुर पड़ता है पेशावर में। पुरुषपुर, या ऐसा कह दीजिए इसी को आज पेशावर के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। दूसरी राजधानी जो थी इसकी, दूसरी राजधानी वो थी मथुरा। तो आपके लिए यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि कनिष्क की 2 राजधानी थी, पहली पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी क्या थी? उत्तर प्रदेश का मथुरा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। यदि हम बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क जब गद्दी पर बैठा था तो गद्दी को संभालते हुए या गद्दी पर बैठने की खुशी में इसने एक संवत जारी किया था जिसको शक संवत नाम से जाना जाता है। और शक संवत की यदि हम बात करें तो उसको 78 ईस्वी में इसने प्रारंभ किया था, जो वर्तमान में भी हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है या इसको यूज किया जाता है। तो इसको भी लिख लीजिए। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत जारी किया था। क्या जारी किया था? शक
संवत जारी किया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। कनिष्क, कनिष्क की यदि हम बात करें तो 78 ईस्वी में इसने शक संवत चलाया था। और इस शक संवत की यदि हम बात करें तो गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में चलाया था। गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत चलाया था। और यदि हम बात करें तो वर्तमान में इसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? शक संवत की बात कर रहे हैं। फिर कुषाण वंश से और उत्तर प्रदेश के इतिहास से और कनिष्क से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कनिष्क के द्वारा लगाए गए अभिलेख, या हम बात करते हैं कि कनिष्क के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। यदि मैं आपको बताऊं तो श्रावस्ती, कौशाम्बी और सारनाथ, यहां से कनिष्क के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो कनिष्क के अभिलेख, कनिष्क के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? अभी मैंने आपको बताया श्रावस्ती, कौशाम्बी एवं सारनाथ। श्रावस्ती, कौशाम्बी और सारनाथ, सारनाथ से प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करते हैं जो कुषाण शासक थे उन्होंने कुछ प्रतिमाएं बनवाई थी, या हम कह सकते हैं कुषाण शासकों द्वारा या कुषाण कालीन प्रतिमाएं। तो इनकी हम चर्चा करेंगे। दूसरी यदि हम बात करें तो भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के चलाए थे, यानी सोने की मुद्राएं जो प्रचलन में की थी, वो प्रचलित की थी हिंद यवन शासकों ने। और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो चलाए थे वो किसने चलाए थे? कुषाण शासकों से। या हम बात करें कि शुद्ध स्वर्ण सिक्के नियमित रूप से किन शासकों ने चलाए थे, तो वो कुषाण शासकों ने चलाए थे। इसको भी हम जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुषाण कालीन प्रतिमाएं। कुषाण कालीन प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश में कुषाण कालीन प्रतिमाएं जो प्राप्त होती हैं हमें, वो कनिष्क की हैं। मथुरा में एक स्थान पड़ता है मटगांव, और ये पड़ता कहां पर? मथुरा में। यहां से प्रतिमा हमें प्राप्त होती है कनिष्क की, कनिष्क की, या ये कह दीजिए कनिष्क द्वारा, कनिष्क द्वारा। फिर शुद्ध स्वर्ण सिक्के जो भारत में चलाए थे वो किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने शुष्क सोने के यानी शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि कुषाण काल में या कुषाण शासकों के समय में कपड़े का जो मुख्य केंद्र था, मतलब जहां पर कपड़ा बनता था या कपड़े का आयात निर्यात किया जाता था, तो उसका जो प्रमुख केंद्र था उत्तर प्रदेश में, एक तो जाना जाता है आपका मथुरा और दूसरा जाना जाता है वाराणसी। तो इस चीज को भी लिख लीजिए, यानी कुषाणों के समय में कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र, कुषाणों के समय में कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र एक वाराणसी था और दूसरा था मथुरा।
मथुरा व वाराणसी था। मथुरा व वाराणसी था। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे हम बात करते हैं कुषाणों से संबंधित के कुषाण वंश की यदि हम बात करें तो हमने जाना कि कुषाण काल में वस्त्रों का या वस्त्र का जो प्रमुख केंद्र था वह था मथुरा और वाराणसी। और यदि हम बात करें यहाँ से कुषाणों का जो प्रिय वस्त्र माना जाता था या जिसको प्रिय वस्त्र कहते थे, या ये कह दीजिए कि साटक किसको कहा जाता था, तो मथुरा से एक विशेष प्रकार का वस्त्र बनता था कुषाण काल में जिसे साटक कहा जाता था। तो मथुरा से जो विशेष वस्त्र बनता था उसको कहा जाता था साटक। एक प्रश्न है, अब कुषाण काल की यदि हम बात करें तो कुषाण वंश यानी जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य की यदि हम बात करें तो उसके बाद हमने जाना था अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करती थी पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी मगध साम्राज्य पे। और शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के बाद उसके उत्तराधिकारी इतने अच्छे साबित नहीं हुए, जिनका धीरे धीरे पतन होता चला गया। और शुंग काल में ही जो है विदेशी आक्रमण हुए। सबसे पहले हिंद यवनों का आक्रमण हुआ, फिर शुंगों का आक्रमण हुआ, फिर पल्लवों का और फिर कुषाणों का। और कुषाणों की हमने इतनी बात करी है जितनी उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। इससे ज्यादा इतिहास की हम बात करेंगे तो वो भारत का इतिहास माना जाएगा। हम केवल और केवल उत्तर प्रदेश के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। अब कुषाणों के बाद जो भारत में चर्चा शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में आ जाती है गुप्त साम्राज्य की या गुप्त वंश की। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश में गुप्त साम्राज्य की, यानी गुप्त, ये गुप्त लिखा है मैंने, थोड़ा लाइट पड़ रही है यहाँ पर। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो श्री गुप्त को माना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। अब गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से शासक हुए इन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था या हम कहते हैं प्रथम शासक था, प्रथम शासक, उसका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच उसका पुत्र, श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। घटोत्कच के बाद जो शासक बना वो चंद्रगुप्त प्रथम बना, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक बना वो समुद्रगुप्त बना। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त बना। रामगुप्त के बाद जो शासक बना वो चंद्रगुप्त द्वितीय बना। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। विक्रमादित्य वैसे तो इसकी उपाधि है। यदि हम विक्रमादित्य उपाधि की बात करें तो इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसे 14 शासक हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, या हम कह सकते हैं 14 शासकों के लिए विक्रमादित्य की उपाधि का उल्लेख मिलता है। तो रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता था। इसके बाद जो इसका पुत्र गद्दी पर बैठा, इसके बाद जो गद्दी पर आया शासक उसका नाम था कुमारगुप्त द्वितीय। और कुमारगुप्त की यदि हम बात करें तो इसके बाद जो आता है वो था स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का जो अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है विष्णुगुप्त। तो ये तो गुप्त शासकों की थोड़ी सी लिस्ट थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इन गुप्त शासकों का या गुप्त साम्राज्य का उत्तर प्रदेश में क्या विशेष योगदान रहा है उत्तर प्रदेश के इतिहास से। तो एक प्रश्न आता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लेकर के, इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति हेडिंग डाल दीजिए। अब प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की यदि हम बात करें तो ये अभिलेख है, या हम कह सकते हैं ये एक अभिलेख है या स्तंभ लेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के इतिहास का पता चलता है, यानी जो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत गुप्त सम्राट हुआ था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की यदि हम बात करें तो ये गुप्त वंश का अच्छा प्रतापी शासक था, बहुत लड़ाकू था और काफी बहादुर शासक था। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के शासन का या समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में पता चलता है, या कह सकते हैं समुद्रगुप्त के इतिहास का प्रमुख स्रोत जो बताया जाता है वो प्रयाग प्रशस्ति बताया जाता है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, यह समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त के इतिहास का प्रमुख स्रोत था, यह प्रमुख स्रोत माना जाता है। अब एक प्रश्न बनता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है ये लेख है, और इसी लेख को हम एक पुस्तक का नाम भी दे सकते हैं, या ये कह दीजिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में यदि हम बात करें तो समुद्रगुप्त का एक कवि था, या कह सकते हैं एक लेखक था, जिसका नाम मिलता है हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, यानी प्रयाग प्रशस्ति के लेखक इसके लेखक थे हरिसेन। और यदि हम बात करें कि हरिसेन ने इसकी जो रचना की थी, इसकी जो लिपि मिलती है वो ब्राह्मणी लिपि मिलती है, ब्राह्मणी लिपि मिलती है प्रयाग प्रशस्ति की। और यदि हम बात करें इसकी भाषा की, तो इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, इसकी भाषा संस्कृत थी। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि बताइए हरिसेन का वह कौन सा लेख था जो गद्य और पद्य दोनों में लिखित था। तो प्रयाग प्रशस्ति गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यह गद्य व पद्य दोनों में मिलता है, गद्य व पद्य दोनों में मिलता है। और यदि हम बात करें तो यहां से प्रश्न ये बन जाता है कि ये लेख किस पर लिखा गया है। तो जो प्रयाग स्तंभ लेख है, ये लिखा शुरू में, प्रयाग स्तंभ लेख पर लिखा हुआ आधारित ये लेख है। तो इसको भी लिख लीजिए कि यह प्रयाग स्तंभ लेख पर लिखा गया है या लिखी गई है। यह प्रयाग स्तंभ लेख पर लिखी गई है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो जैसे हमने अभी जाना कि प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो समुद्रगुप्त के इतिहास का पता चलता है। और दूसरी यदि हम बात करें तो इसकी जो रचना की है वो एक लेखक हुए जिनका नाम है हरिसेन ने इसको लिखा है। और इसकी लिपि जो थी वो ब्राह्मणी थी और भाषा जो थी वो संस्कृत थी। फिर आगे अभी हमने ये जाना क्या कि ये एक ऐसा लेख था जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। और इसके साथ साथ हमने जाना कि प्रयाग स्तंभ लेख पर ये आधारित है। उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख था, इसको लगवाया किसने था। तो इसको सम्राट अशोक ने लगवाया था, और बाद में मुगल सम्राट अकबर ने इसे प्रयाग से हटा करके कहाँ लगा दिया था, यानी कौशाम्बी में था। प्रारंभ में कौशाम्बी में था, कौशाम्बी में इसे हटवा करके इसे जो है इलाहाबाद के किले में लगवा दिया था। तो ये चीजें हम लिख लेते हैं यहाँ से। पहली चीज हम ये लिखेंगे, यह अशोक द्वारा स्थापित था, यह सम्राट अशोक द्वारा स्थापित था, यानी इसकी जो स्थापना की थी वो सम्राट अशोक ने की थी। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से ये मिलता है कि सम्राट अशोक की एक पत्नी थी जिसका नाम था कौरुवाकी। और ये पत्नी तो थी पत्नी होने के साथ साथ ये अशोक की प्रेमिका भी थी। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, यहाँ से अशोक की पत्नी कारुवाकी का लेख भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो अशोक की पत्नी कारुवाकी या कौरुवाकी का लेख इससे मिलता है। अशोक की पत्नी कारुवाकी का लेख इस पे मिलता है, किस पे मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति पर। यह कह सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति पर अशोक की पत्नी कारुवाकी का लेख उत्कीर्ण था। अगला प्रश्न ये बनता है, यह पहले कौशाम्बी में था, यह पहले कौशाम्बी में था। बाद में जब मुगल सम्राट बना अकबर, तो अकबर ने इसको वहां से हटवा करके इलाहाबाद में लगवा दिया।
अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद में लगवाया गया। और इलाहाबाद की यदि हम बात करें तो इलाहाबाद में एक किला है जो इलाहाबाद के किले के नाम से जाना जाता है, या उसे अकबर का किला भी कहा जाता है। तो इलाहाबाद के किले का निर्माण जो कराया था वो बादशाह अकबर ने कराया था, जो कि मुगल साम्राज्य का एक बादशाह हुआ है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो अकबर का जो पुत्र था वो था जहांगीर, और उसका पहला नाम मिलता सलीम। तो अकबर का पुत्र जहांगीर अकबर के बाद बादशाह बना। तो जहांगीर का लेख भी हमें इस प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जहांगीर का लेख किस से प्राप्त होता है? तो प्रयाग प्रशस्ति से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस पर मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। इस पर मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी इस पर उत्कीर्ण है। आगे यदि हम बात करें तो एक और अभिलेख हमें जानने के लिए मिलता है जिसका नाम मिलता है बिलसद अभिलेख। और बिलसद अभिलेख की यदि हम बात करें तो बिलसद अभिलेख भी जो है वह गुप्त शासन से संबंधित है। तो बिलसद अभिलेख के बारे में भी हम जान लेते हैं। बिलसद अभिलेख बिलसद अभिलेख की यदि हम बात करें तो इसका संबंध गुप्त शासन से है। इसका संबंध गुप्त शासन से संबंध है बिलसद अभिलेख का। और यदि हम बात करें तो प्रश्न यह आता है कि बिलसद अभिलेख है किसका? तो गुप्त वंश का एक शासक हुआ है जिसका नाम है कुमारगुप्त। उस कुमारगुप्त का जो अभिलेख है उसका नाम है बिलसद अभिलेख। तो बिलसद अभिलेख का संबंध किससे है? गुप्त शासन से। और ये है किसका? कुमारगुप्त का। तो इस बात को हम लिख लेते हैं कि यह किसका है? तो भैया कुमारगुप्त का यह अभिलेख है। और प्रश्न ये बनता है कि जो बिलसद अभिलेख है ये कहां पर है या कहां से प्राप्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है एटा। तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसका नाम है बिलसद अभिलेख। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से जो प्राप्त अभिलेख हुआ है उसका नाम है बिलसद अभिलेख। और यदि हम बात करें तो कुमारगुप्त जब शासक हुआ उस कुमारगुप्त ने इस अभिलेख का निर्माण कराया। कुमारगुप्त के बाद जितने भी शासक हुए हैं वंशानुगत का मतलब क्या है? पहले पिता शासक बना, फिर उसका पुत्र बना, फिर उसका पुत्र बना, फिर उसका पुत्र बना, तो ये वंशागत शासक हो गए। तो कुमारगुप्त के बाद जितने भी वंशानुगत शासक हुए हैं उन सब के बारे में यहाँ से जानकारी हमें देखने के लिए मिलती है। तो हम लिख सकते हैं इस बात को क्या कि कुमारगुप्त प्रथम तक तथा गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। इससे कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्त की वंशावली या गुप्त शासकों की वंशावली प्राप्त होती है। इसके बाद यदि हम बात करें यहां से बिलसद अभिलेख के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिलती है जिसको हम बोलते हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय की यदि हम बात करें तो स्वामी महासेन और स्वामी महासेन का ही दूसरा नाम मिलता है हमें कार्तिकेय। और कार्तिकेय की यदि हम बात करें
तो यहाँ से स्वामी महासेन या कार्तिकेय के मंदिर का होना बताया जाता है। मंदिर का होना बताया जाता है मतलब क्या, कार्तिकेय के मंदिर का उल्लेख मिलता है। और कार्तिकेय यदि हम बात करें तो भगवान शंकर के एक पुत्र को भी कहा जाता है कि भगवान शंकर के 2 पुत्र थे, एक गणेश और दूसरे थे कार्तिकेय। तो इस बात को भी जान लीजिए क्या कि स्वामी महासेन या कार्तिकेय के मंदिर का उल्लेख यहां से मिलता है, अब यदि हम बात करें यहां से तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे हम बात करते हैं कि एक और अभिलेख मिलता है जिसको कहा जाता है गढ़वा का अभिलेख या गढ़वा के अभिलेख। ठीक है, तो देखिए चीजों को जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा है, टाइम काफी हो गया है ना। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो गढ़वा के अभिलेख की यदि हम बात करें तो गढ़वा का अभिलेख प्रयागराज में स्थित है। और प्रयागराज की यदि हम बात करें तो पहले से इलाहाबाद कहते थे। वास्तविकता तो ये थी, सबसे पहले से प्रयागराज कहा जाता था, लेकिन जब अकबर का शासन हुआ तो अकबर ने प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया और इलाहाबाद से आज फिर प्रयागराज हो गया। तो गढ़वा के अभिलेख ये प्रयागराज में है और यहाँ से कुमार गुप्त के 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं। कुमार गुप्त जो गुप्त वंश का शासक हुआ उसके 2 शिलालेख गढ़वा के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। और यदि हम बात करें गढ़वा के अभिलेख की तो यहाँ से स्कंद गुप्त के शासन काल का अंतिम अभिलेख भी मिला है। जो स्कंद गुप्त था उसका जो शासन था उसके शासन काल का अंतिम लेख है गढ़वा के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। दूसरा यदि हम बात करें तो एक और अभिलेख है जिसका नाम मिलता है करमदंडा अभिलेख। करमदंडा अभिलेख की यदि हम बात करें तो ये फैजाबाद जो वर्तमान अयोध्या है वहां पर है। और इसको जो स्थापित किया था वो कुमार गुप्त का एक मंत्री था जिसका नाम था पृथ्वी सेन। तो कुमार गुप्त के मंत्री पृथ्वी सेन ने इसको स्थापित किया था जिसका नाम था करमदंडा का अभिलेख। और ये फैजाबाद यानी वर्तमान अयोध्या में स्थापित है। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो एक अभिलेख मिलता मान कुमार अभिलेख। मान कुमार अभिलेख। मान कुमार अभिलेख की बात यदि हम करें तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा, ये कहां पर है? प्रयागराज में है। तो मान कुमार अभिलेख जो है वो प्रयागराज में है। और यदि हम बात करें तो प्रयागराज में बुद्ध की एक प्रतिमा है, उस बुद्ध की प्रतिमा में निचले भाग में यह लेख लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं बुद्ध की प्रतिमा के निचले भाग में यह उत्कीर्ण है। बुद्ध की प्रतिमा के निचले भाग में उत्कीर्ण है। क्या उत्कीर्ण है? मान कुमार अभिलेख। और यदि हम बात करें ये जो बुद्ध की प्रतिमा थी एक बौद्ध भिक्षु था, उस बौद्ध भिक्षु ने बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की थी और उसी बुद्ध की प्रतिमा के नीचे जो लिखा हुआ लेख है उसको बोलते हैं मान कुमार अभिलेख। और मान कुमार अभिलेख की यदि हम बात करें तो ये बुद्ध की प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ है। और हम बात कर रहे हैं कि ये बुद्ध की मूर्ति की जो स्थापना की थी वो एक बौद्ध भिक्षु द्वारा की गई थी। इस बुद्ध की मूर्ति की स्थापना बुद्ध मित्र, उस व्यक्ति का नाम था बुद्ध मित्र। और ये कौन था? बौद्ध भिक्षु था। बुद्ध मित्र बौद्ध भिक्षु के द्वारा स्थापित की गई। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ से आगे बात हम कल जो करेंगे वो भीतरी अभिलेख की बात करेंगे। भीतरी अभिलेख से कल हम चर्चा करनी शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एक बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी